द मॉर्निंग में आप सबका खुशामदीद, जहां हम हमेशा मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। बिल्कुल। और आज की ये जो डिस्कशन है, ये हमने एक बहुत ही डीप मार्केट रिसर्च की बुनियाद पर तैयार की है। हाँ, और आज का जो हमारा फोकस है ना, वो है आर्टिस्टिक डेनिम मिल्स लिमिटेड, जिसे ADMM भी कहते हैं। सही। हम उनकी 2019 से लेकर 2026 तक की कारकर्दगी देखने वाले हैं। और सच बताऊं, हाँ, जब मैं इनके फाइनेंशियल चार्ट्स देख रही थी ना, मुझे लग रहा था किसी दिल के मरीज की ECG चल रही है। एग्जैक्टली। या फिर किसी खतरनाक रोलर कोस्टर की तरह जो आसमान की बुलंदियों पर जाता है और फिर अचानक सीधा जमीन पर आ गिरता है। एग्जैक्टली ये एक ऐसी केस स्टडी है जिसमें उतार चढ़ाव दोनों इंतहाई शदीद है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस रोलर कोस्टर में बैठें, मैं चाहती हूँ हम तमाम देखने वालों का मालियाती फहम यानी मनी आईक्यू थोड़ा सा क्लियर कर दें। हाँ, ये जरूरी है। दो टर्म्स हैं जो हम बार बार यूज करेंगे आज। एक है टॉप लाइन और दूसरी है बॉटम लाइन। सही। तो आसान अल्फाज में टॉप लाइन का मतलब है कंपनी की टोटल सेल्स या आमदनी, यानी उन्होंने कितने का माल बेचा। राइट। और बॉटम लाइन है उनका खालिस मुनाफा या नेट प्रॉफिट, जो सब खर्चे, टैक्सेस और बिल वगैरह निकालने के बाद एंड में उनकी जेब में बचता है। बिल्कुल बेहतरीन वजाहत की आपने। तो अगर हम ADMM की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ये कंपनी 1992 में कायम हुई थी। अच्छा। और इनका असल काम रोप टाइड डेनिम फैब्रिक्स, यार्न और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाना है। डेनिम मतलब जीन्स का कपड़ा, राइट? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। वही कपड़ा जो बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनकी मालकियत यानी शेयर होल्डिंग के हवाले से। ओ हाँ, वो ओनरशिप वाला पॉइंट। सही। जून 2025 तक इनके तकरीबन 84 मिलियन शेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन इनमें से 91.23% शेयर्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स, CEO और उनके खानदान के पास हैं। ओ वाओ, वेट, 91%? हाँ, और आम आवाम यानी पब्लिक के पास सिर्फ 6.92% हिस्सा है। तो ये इसे एक प्योर फैमिली डोमिनेटेड बिजनेस बनाता है। मतलब डिसीजन मेकिंग में तो इन्हें कोई मसला नहीं होता होगा, एक ही टेबल पर बैठकर सारे फैसले हो जाते होंगे। बिल्कुल। रिस्क भी सारा इनका अपना है और प्रॉफिट भी। अच्छा, अब आते हैं 2019 की कारकर्दगी पर, जो वाकई दिमाग घुमाने वाली है। सही, वही जहां से कहानी शुरू होती है। 2019 में इनकी सेल्स में 5.74% कमी आई। टॉप लाइन गिर गई, तकरीबन 7,767 मिलियन रुपए पर आ गई। ओके, ते माल कम बेचा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद उनका जो मुनाफा था, बॉटम लाइन, वो 67.82% बढ़ गया और 866 मिलियन रुपए पर चला गया। वेट, रियली? मतलब आप पिछले साल से कम कपड़ा बेच रहे हो, लेकिन मुनाफा आपका 68% बढ़ गया है? ये जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं है, इसे रुपी डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा। जब रुपए की कदर गिरती है ना, तो एक्सपोर्टर्स जैसे ADM है, उन्हें बहुत फायदा होता है। क्योंकि उनकी पेमेंट्स तो डॉलर्स में आती हैं। एग्जैक्टली। बाहर से डॉलर आते हैं और जब यहाँ कन्वर्ट होते हैं तो वीक रुपी की वजह से उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका मुनाफा बढ़ जाता है बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए। वाओ, यानी सिर्फ करेंसी की गेम थी सारी। बिल्कुल। लेकिन फिर 2020 आ गया और कोविड-19 ने सारी दुनिया को हिला दिया। हाँ, उस वक्त तो सब कुछ बंद हो गया था। सही कहा। इनकी सेल्स वहीं रुक गई, सिर्फ 2.23% इजाफा हुआ। लेकिन मुनाफा सीधा 86.88% नीचे आकर सिर्फ 113 मिलियन रुपए रह गया। बाप रे, 87% का ड्रॉप। हाँ, क्योंकि चाहे फैक्ट्री बंद हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो होती है ना, पूरी तनख्वाहें देनी है, मशीनरी की मेंटेनेंस करनी है। राइट। ये तो ऐसा ही है कि अगर एक तेज रफ्तार गाड़ी में आप अचानक ब्रेक लगा दें तो गाड़ी का नुकसान तो जरूर होता है। बेहतरीन मिसाल है ये। और मैं देख रही थी कि 2020 में इनका डेट टू इक्विटी रेशियो उड़कर सीधा 122% पर चला गया था। क्या ये उसी अचानक ब्रेक का झटका था? 100%। जब आपकी सेल्स नहीं आ रही होती और खर्चे चल रहे होते हैं तो आपको उधार लेना पड़ता है। कर्जे का बोझ एकदम से आसमान पर चला गया इनका। मतलब इक्विटी से ज्यादा तो इन पर कर्ज चढ़ गया था। हाँ,
लेकिन एडीएमएम की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2021 में इन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। कमबैक किया उन्होंने। कोविड के बाद सेल्स अचानक से शूट कर गईं, तकरीबन 9813 मिलियन रुपए तक पहुंच गईं। अच्छा, और इस दौरान स्टेट बैंक की कोई स्कीम भी तो आई थी ना? मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टीआरएफ स्कीम मुतारिफ करवाई थी। ये टीआरएफ, ये आसान अल्फाज में क्या है? आसान अल्फाज में ये सस्ती शरह पर लोन की सहूलत थी, यानी इंटरेस्ट रेट इंतहाई कम था। राइट। तो एडीएम ने इसका फायदा उठाया और सस्ते कर्जे लेकर नई मशीनरी और टेक्नोलॉजी खरीदे। स्मार्ट मूव। और इसका नतीजा ये निकला कि उनका नेट प्रॉफिट 211% बढ़ गया। अजीम इजाफा। ओह माय गॉड, 211%। बिल्कुल। और ये सफर 2022 में भी जारी रहा। मुल्की हालात खराब थे, महंगाई थी, सियासी बहरान थे, गैस की कीमतें आसमान पर थीं। हाँ, 2022 में तो काफी इंस्टेबिलिटी थी। लेकिन इस सब के बावजूद इनकी सेल्स 72.63% बढ़कर तकरीबन 16,940 मिलियन रुपए हो गईं। वाओ। और 2023 का मैं फिगर देख रही थी, जिसको हम शायद इनका सुनहरा साल या जी। द गोल्डन ईयर कह सकते हैं। सही। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपने उरूज पर था, 17.17%। हाँ। और खालिस मुनाफा 1 बिलियन को क्रॉस कर गया था, 1060 मिलियन रुपए। हाँ, और इस साल उन्होंने स्टेट बैंक की एक और स्कीम LTFF स्कीम के जरिए लॉन्ग टर्म लोन भी लिया था सस्ते रेट्स पर। हाँ हाँ, सच बताऊं, 2023 के ये आदादो शुमार देखकर लगता है जैसे इन्होंने कपड़े के साथ साथ फैक्ट्री में नोट छापने की भी मशीन लगा ली थी। हाँ, बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, संजीदगी से एक सवाल है मेरा। अगर 2023 इनका इतना शानदार था, तो फिर अचानक अगले साल ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि सब कुछ उलट गया? ये वो सवाल है जो इस पूरी केस स्टडी की जान है। 2024 में एक अजीब तजाद यानी पैराडॉक्स आया। पैराडॉक्स कैसे? देखें, इनकी सेल्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। 20,810 मिलियन रुपए का हदफ छुआ उन्होंने। जिंदगी की सबसे ज्यादा सेल्स। ठीक है, तो मुनाफा भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन मुनाफा 68.72% गिरकर सिर्फ 331 मिलियन रुपए रह गया। वेट, ये कैसे पॉसिबल है? आप सबसे ज्यादा माल बेच रहे हो, लेकिन आपका प्रॉफिट 68% गिर गया। वजूहात क्या थी इसकी? वजह दो थी असल में। पहली ये कि टॉप लाइन बढ़ने से बॉटम लाइन की गारंटी कभी नहीं मिलती। राइट। और दूसरी वजह थी आलमी मसाइल। रेड सी क्राइसिस चल रहा था, जिसका असर ये हुआ कि ओशन फ्रेट यानी समंदरी किराए अचानक आसमान से बातें करने लगे। ओह, जहाजों को रास्ता लंबा लेना पड़ा होगा। एग्जैक्टली। और साथ ही रुपए की कदर में थोड़ा सा इजाफा हुआ, यानी एप्रिसिएशन हुई, जिसने उनके मार्जिन्स को दबा दिया। तो जो रुपए डिप्रिसिएशन उन्हें 2019 में फायदा दे रही थी, वही अब थोड़ी सी चेंज हुई तो उन्हें नुकसान देने लगी। सही पकड़ा आपने। और फिर 2025 आया। ये इनके लिए बाकायदा बहरान का साल था। बहरान कैसे? ग्लोबल इन्फ्लेशन और दुनिया भर में डिमांड गिरने की वजह से इनकी सेल्स 11.55% नीचे आ गईं। ओके। और नतीजा, एडीएमएम को अपनी तारीख में पहली बार 451 मिलियन रुपए का भारी खालिस नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नेट लॉस। बाप रे, पहली दफा नेट लॉस। हाँ, मार्जिन्स गिरकर अपनी तारीख की सबसे निचली सतह यानी सिर्फ 6% पर आ गए। अच्छा, मैं यहाँ देख रही थी कि उनका गियरिंग रेशियो बढ़कर 62.17% हो गया था इस टाइम में। बिल्कुल। ये गियरिंग रेशियो, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं देखने वालों को, तो ये असल में दिखाता है कि आपका कलील मुद्दती कर्जों यानी शॉर्ट टर्म लोन्स का बोझ कितना ज्यादा हो गया है आपकी इक्विटी के मुकाबले में। सही कहा। जब आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता तो आपको रोजमर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ते हैं, और वो इंटरेस्ट आपका सारा मुनाफा खा जाता है। तो मतलब ये हाल था 2025 में। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें, यानी 9MFI 26, जो माली साल 2026 के पहले 9 महीने हैं। हाँ, वहाँ भी हालात मजीद खराबी हुए हैं। सेल्स में 25.57% कमी आई है और मजीद 432 मिलियन का नुकसान हुआ है। ओह, तो गिरावट रुक नहीं रही। नहीं,
क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और पाकिस्तान में महंगी बिजली ने मकामी एक्सपोर्ट्स को टोटली नाकाबिले मुकाबला बना दिया है। यानी हम इंटरनेशनल मार्केट में बाकी मुल्कों का मुकाबला ही नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं। हमारी इनपुट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि बायर को हमारी कीमत एक्सपेंसिव लगती है। अच्छा, तो ऐसे हालात में जब कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है, तो उनका मुस्तकबिल का प्लान क्या है? कोई सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है? ये बस पैकअप होने वाला है? नहीं नहीं, उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। उन्होंने अपनी बका के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जैसे उन्होंने हाल ही में अपना एक सोलर पावर प्लांट लगाया है। अच्छा, बिजली के बिल बचाने के लिए? एग्जैक्टली, ताकि ग्रिड की महंगी एनर्जी की कीमतों से बचा जा सके। और इसके अलावा उन्होंने एक बहुत अहम कदम उठाया है, वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ गए हैं। ये क्या है? उन्होंने अपनी डाइंग फैसिलिटी शुरू की है, यानी कपड़ा रंगने का प्लांट खुद लगा लिया है। ओह, मैं थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी को सिंप्लीफाई कर दूं। वर्टिकल इंटीग्रेशन का आसान मतलब ये है कि किसी दूसरी कंपनी पर इन्हिसार खत्म करके अपनी सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करना। सही। पहले वो कपड़ा शायद किसी और से रंगवाते होंगे। बिल्कुल, पहले वो थर्ड पार्टी पर डिपेंड करते थे। अब अपनी फैसिलिटी होने से वो बाहर के कस्टमर्स के ऑर्डर्स डायरेक्ट ले सकते हैं और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स खुद बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक सेकंड, मुझे इस पर थोड़ा सा पुशबैक देने दें। जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जब आलमी सतह पर डेनिम की डिमांड ही सुस्ती का शिकार है, यानी बाहर जीन्स बिकी नहीं रही उस तरह, तो क्या सिर्फ फैक्ट्री में सोलर पैनल्स लगाने से और अपना कपड़ा खुद रंगने से वाकई इनका मुनाफा वापस आ सकता है? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। मतलब क्या ये वाकई एक सोल्यूशन है, या फिर ये बस गिरते हुए घर को सिर्फ नया पेंट करने वाली बात है? नहीं, ये गिरते घर को पेंट करना नहीं है। देखें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी अपने खर्चों को कम करना बकाया सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी है इस वक्त। कैसे? डिमांड आलमी सतह पर जीरो नहीं हुई है, कम हुई है। राइट। तो मार्केट में एक छोटी सी स्पेस है। अब अगर आपकी कॉस्ट कम होगी, सोलर की वजह से एनर्जी सस्ती, वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से प्रोसेसिंग सस्ती, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती कीमत ऑफर कर सकेंगे। अच्छा। और जब आप दूसरों से सस्ता और अच्छा कपड़ा देंगे, तो जो बचे कुचे ऑर्डर्स हैं वो आपको ही मिलेंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी है दूसरों को मार्केट से आउट करने की। ओह वाओ, अब मुझे समझ आया, ये तो इंतहाई अग्रेसिव सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल, और यही एक रास्ता है आजकल के आलमी बहरान में खुद को बचाने का। तो अगर हम इस पूरे गहरे तज्जिए का खुलासा निकालें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ख़ासुसन एडीएमएम की इस उतार चढ़ाव भरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है। और वो क्या है? वो ये कि एक्सटर्नल शॉक्स जैसे आलमी मसाइल हों, फ्रेट कॉस्ट्स बढ़ जाएं या टैक्सेस लग जाएं, ये कितनी तेज़ी से किसी भी मजबूत टॉप लाइन और आमदनी को रातों रात खताए में तब्दील कर सकते हैं। 100%। आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन बाहर के फैक्टर्स को। बिल्कुल। और इख्तिताम पर मैं एक अहम और फिक्रिया सवाल छोड़ना चाहती हूँ अपने सुनने वालों के लिए। सही। आप सब ये सोचें कि अगर आज के आलमी बहरान में वर्टिकल इंटीग्रेशन और इस तरह के कॉस्टली सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना ही बका का वाहिद रास्ता है, राइट। तो क्या मुस्तकबिल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो छोटी कंपनीज हैं, जो ऐसी बड़ी सरमायाकारी नहीं कर सकती, क्या वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी? बहुत डीप थॉट है ये। हाँ, मतलब क्या सिर्फ एडीएम जैसे बड़ी सरमायाकारी करने वाले जायंट्स ही आगे जाकर जिंदा रह पाएंगे? ये सोचें आप सब। वाकई ये एक ऐसा मसला है जिस पर आगे चलकर काफी तबसरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सही। और हाँ, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग किन टॉपिक्स या स्पेसिफिक कंपनीज पर हमारा मज़ीद रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखें। Like and subscribe.